हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। आज हम चैप्टर 2 क्लास 10 साइंस अम्ल क्षारक एवं लवण के अभ्यास के जितने भी प्रश्न उत्तर है वो करेंगे। इससे पहले 3 वीडियो आ चुकी है इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें 2 वीडियो में पूरे चैप्टर को अच्छे से समझाया गया है और एक में अभ्यास जो पाठ के अंदर के प्रश्न हैं, मतलब इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आपने नहीं देखा है तो उसको देख लो। और ये है अभ्यास प्रश्न उत्तर की वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं। तो अभ्यास का पहला प्रश्न अगर आप देखो, पहला प्रश्न है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो, लाल लिटमस को नीला कर देगा तो ये क्या होगा, एक क्षारक होगा और क्षारक का पीएच 7 से अधिक होता है। अब 7 से अधिक इनमें से अगर देखो, 1 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, तो 10 इसका आंसर होगा। दूसरा है कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। अब आपको पता है चूने के पानी को दूधिया जब करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस करता है, और अंडे के जो कवच है उसमें कार्बोनेट्स होते हैं। तो यहाँ पे कोई कार्बोनेट है, मान लो कोई मेटल कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट गैस, कार्बोनेट कंपाउंड या कार्बोनेट यौगिक किसके साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, तो अम्ल के साथ। और इसमें से अम्ल कौन है, HCl। तो इसका आंसर हो जाएगा HCl। अगला क्वेश्चन देखें। अगला है NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। कि उदासीन होने के लिए NaOH का 10 ml चाहिए और HCl का 8 ml। अब आपको पूछा है कि अगर NaOH के 20 विलयन हो, 20 ml विलयन है तो HCl को कितना होगा, तो ये इसका डबल हो गया है तो HCl का भी डबल हो जाएगा, 16 ml विलयन। तो इसका आंसर हो जाएगा 16। अगला है अपच के उपचार। जब अपच हो जाए, पेट में एसिडिटी ज़्यादा हो जाए तो किस औषधि का प्रयोग करते हैं। तो अपच क्यों होता है, एसिडिटी बढ़ने के कारण, तो एसिडिटी के अगेंस्ट मतलब एंटी एसिड्स का इस्तेमाल हम करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा एंटी एसिड। एंटी जैविक जो बायो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ, एंटी एलर्जेसिक दर्द से वो छुटकारा पाने के लिए, और एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी होता है। तो एंटी एसिड जिसे हम प्रति अम्ल भी कहते हैं, अगर यहाँ नहीं लिखा है प्रति अम्ल भी कहा जाता है एंटी एसिड को। तो बहुत बार आपको प्रति अम्ल या एंटी एसिड, सबसे कॉमन जो हमने घरों में यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ये हमारे मीठा सोडा जो होता है ये एक प्रति अम्ल होता है। अगला 5वां क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए, उसके तुरंत बाद संतुलित समीकरण। तो पहला है तनि सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो आपको पता है जिंक और H2SO4 जब रिएक्ट करते हैं तो ये एक तरह का विस्थापन अभिक्रिया होता है, और ZnSO4 H2 गैस, और ये धातु के साथ अम्ल की भी अभिक्रिया है। ये धातु है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और एक तरह से विस्थापन अभिक्रिया भी है। उसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करता है। तो मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस क्यों निकल रही है, क्योंकि एक धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया है। अगला है एल्युमिनियम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ एल्युमिनियम का अधिक, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, एल्युमिनियम होता है Al, इससे बनता है एल्युमिनियम सल्फेट, Al2SO4 थ्राइस होता है एल्युमिनियम सल्फेट, और इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये भी धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया है। बैलेंस अगर करेंगे और इसको बैलेंस करने के लिए या संतुलित करने के लिए आपका ये फर्स्ट चैप्टर का है। फर्स्ट चैप्टर अगर आपने नहीं देखा वो भी अच्छे से कराया गया, आप उसको देख लो। तो ये इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। चौथा है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के साथ, तो लोहा होता है आपका Fe, तो Fe के साथ जब अभिक्रिया करेगा HCl तब Fe क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इन सब में हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये सभी धातुओं के साथ, देखो सारे धातु हैं, धातुओं के साथ अम्ल की अभिक्रिया होती है, तो प्रोमिनेंट एक हाइड्रोजन गैस सभी में निकल रहा है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों में हाइड्रोजन होते हैं लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। अब आपको पता है, ये हमने पाठगत प्रश्न या इंटेक्स्ट क्वेश्चन में भी था ऐसा क्वेश्चन, कि अल्कोहल और ग्लूकोज में हाइड्रोजन होते हैं लेकिन उसमें हाइड्रोजन H+ के फॉर्म्स में नहीं होते। पानी में घोलने पे वो H+ आयंस नहीं देता, इसी वजह से वो अम्ल की तरह वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर इसमें देखें तो जैसे HCl का, ये सल्फ्यूरिक एसिड, अल्कोहल और ग्लूकोज का
अगर हम विलियन ले और 2 कील लगाकर 100 ml बीकर में रख दें, अब अगर बैटरी से दोनों टर्मिनल को एक साथ स्विच माध्यम से जोड़ें तो तनु HCl जिसमें डालेंगे उससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी। सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे तो भी होगी, लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक हाइड्रोजन आयंस होते हैं, लेकिन वह अम्ल की तरह H+ आयंस नहीं बनाते, इसीलिए उनमें जो विद्युत है उसका चालन नहीं होगा और इसलिए ये अम्ल की तरह वर्गीकृत नहीं किए जाते, क्योंकि ये H+ आयंस नहीं बनाते। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं करता जबकि वर्षा जल करता। आश्रित जल मतलब डिस्टिल्ड वाटर, जो पूरी तरह से सिर्फ H2O होता है जिसके अंदर, तो वह विद्युत का चालन नहीं करता, लेकिन वर्षा जल करता है। सेम अभी जो हमने पढ़ा कि जो आश्रित जल है उसमें आयंस, विद्युत के चालन होने के लिए आयंस की आवश्यकता होती है, और वर्षा जल में विद्युत का चालन होता है क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत अम्ल मिला होता है, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से मिलकर इसे अम्लीय बनाता है। अम्लीय होने के कारण वो H+ आयंस उत्पन्न करते हैं, और भी तरह के उसमें मिनरल्स मिले होते हैं, जिस वजह से वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, और आयंस में कन्वर्ट होने के कारण वर्षा जल चालन करता है विद्युत का। लेकिन आश्रित जल बिल्कुल शुद्ध होने के कारण वो आयंस में आसानी से कन्वर्ट नहीं हो पाता है, आसानी में परिवर्तित नहीं हो पाता, इसलिए उसका विद्युत चालन नहीं करता। शुद्ध जल कभी भी नहीं करता, ये ध्यान रखना। उसके बाद है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। सॉरी, जल की अनुपस्थिति में क्या, वही सेम, तीनों का आंसर सेम है, क्योंकि H+ आयंस नहीं बना पाते हैं जल की अनुपस्थिति में कोई भी अम्ल। इसीलिए अगर आप HCl गैस कहीं से निकल रही है और उसके सामने pH लेके जाओ, pH पेपर लेके जाओ, तो वो pH पेपर का रंग परिवर्तित नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जब तक जल के साथ नहीं घुलेगा और H+ आयंस में कन्वर्ट नहीं होंगे तब तक वो अम्लीय व्यवहार नहीं शो करता। ये हमने किया था एक्सपेरिमेंट pH पेपर के साथ। अगर आप HCl गैस जहाँ से निकल रही है और pH पेपर लेके गए तो वहाँ पर वो उसमें परिवर्तन नहीं आया। अगला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है, 5 विलियन है ABCDE, इसको हम सार्वत्रिक सूचक मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर से जांच की जाती है, तो pH का मान आता है 4, 11, 7, 9, 4, 1, 11, 7, 9। तो A का है आपका 4, B का है आपका 1, C का है 11, ठीक है, D का है 7 और E का आपका दिया हुआ है 9। तो बस pH से आप आसानी से बता सकते हो। उदासीन है, आपको पता है उदासीन के pH 7 होता है, तो D इसका आंसर हो जाएगा D, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा गया है प्रबल क्षारीय है, तो अगर 7 से ज़्यादा देखें तो C और E है, लेकिन अधिक प्रबल कौन है? C, तो इसका आंसर हो जाएगा C। प्रबल अम्लीय है, तो जिसका pH सबसे कम है तो B और A में किसका pH कम है? B का, तो इसका हो जाएगा B। दुर्बल अम्लीय हो जाएगा आपका A और दुर्बल क्षारीय हो जाएगा आपका E, तो ये आएगा। अब pH के मान के हिसाब से देखिए तो हमने कहा था pH का मान और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, जो H+ की सांद्रता और pH का मान, ये क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को आरोही क्रम में बताना है, बढ़ते क्रम में बताना है, तो हमको pH का घटता क्रम बताना पड़ेगा। तो सबसे घटता क्रम किसका है? 11, फिर आपका है 9, फिर है 7, फिर 4 और फिर 1। मतलब सबसे पहले आएगा आपका 11 किसका है? C, तो C के बाद 9 किसका है? 9 है आपका E का, ठीक है। फिर उसके बाद 7 है D, फिर है आपका A और फिर B। तो ये ऑर्डर आ जाएगा आपका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का। तो इस तरह से ये आप देख सकते हो। तो CEDAB इस तरह से हम करते हैं। अगला है, एक टेस्ट ट्यूब या परख नली में A एवं B में समान लंबाई की मैग्नीशियम पट्टी ली जाती है, ठीक है। अब A में HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और B में एसिटिक अम्ल डाला जाता है। ये आपको पता है दुर्बल अम्ल होता है, ये प्रबल अम्ल होता है। किस परख नली में अधिक तेज़ी से बुदबुदाहट होगी और क्यों? सिंपल है, ये एक प्रबल अम्ल है इसलिए A में अधिक तेज़ी से अभिक्रिया होगी, और B एक दुर्बल अम्ल होने के कारण अधिक तेज़ी से अभिक्रिया नहीं करता। बहुत आसान है, यही आंसर है। अगला है, ताज़े दूध का pH मान 6 होता है और दही बन जाने पर pH में क्या परिवर्तन होगा? आपको पता है दही खट्टी होती है और खट्टी चीज़ अम्लीय होती है, तो अम्लीय अगर होगी तो उसका pH जो है वो कम हो जाएगा, तो <6 हो जाएगा pH, क्योंकि खट्टे चीज़ में अम्ल होता है, अम्ल का pH जो है वो कम हो जाता है। तो दही बन जाने पर pH में कमी आ जाएगी। और क्यों? ये आपको पता है, दही बनने पर लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और दही के pH का मान 6 से कम होता है। ताज़े दूध के pH का मान 6 होता है। अगला है,
एक ग्वाला ताज़े दूध में बेकिंग सोडा मिलाता है और ताज़े दूध के पीएच का मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? ताकि वो अधिक देर तक हमारा दूध सही रहे और जल्दी ना खराब हो। तो 6 से बदलकर क्षारीय इसलिए बना देता है क्योंकि दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को अम्लीय बना देते हैं। और बेकिंग सोडा या जो NaHCO3 जब मिलाया जाता है तब दूध लंबे समय तक क्षारीय बना रहता है और जल्दी ख़राब नहीं होता है। उसके बाद है दही बनने में अधिक समय क्यों लगेगा? क्योंकि पहले क्षारीय बना है, तो जो लैक्टिक अम्ल है जो क्षारीय को सबसे पहले उदासीन करेगा और उदासीन के बाद उसको अम्ल में बदलता है, इसीलिए दही बनने में समय लगता है। ये हो गया। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन मतलब नमी जिसमें ना आए, नमी रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है और इसकी व्याख्या करनी है। अब अगर आप ध्यान से देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CaSO4.12H2O। इसमें पानी के आधे अणु होते हैं, ठीक है, और ये वाइट कलर का पाउडर होता है। तो अगर इसको हम नमी से बचाए हुए बर्तन में नहीं रखेंगे तो ये बहुत जल्दी नमी के साथ मतलब पानी के साथ अभिक्रिया कर लेता है 1.5H2O के साथ और ये तुरंत बना लेता है कैल्शियम सल्फेट .2H2O जो कि होता है आपका जिप्सम। तो ये जिप्सम ना बन जाए इसलिए इसको आर्द्ररोधी बर्तन जिसमें नमी बिल्कुल ना आए उसमें रखा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक पाउडर होता है वाइट कलर का और आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखते हैं क्योंकि आर्द्रता की उपस्थिति में जल को अवशोषित करके ये ठोस पदार्थ जिप्सम बनाती है और इसके कारण जल के साथ जमने का जो गुण है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए इसे हम एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा CaSO4। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये आपने 8, 9 सब में पढ़ा है। उदासीनीकरण अभिक्रिया जब हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करके जल एवं लवण का निर्माण करते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया में जल तथा क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर उदासीन बना देते हैं। उदासीन मतलब pH 7 बन जाता है, लवण बना देता है। उसके बाद है धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो उपयोग। अब धोने के सोडा का फॉर्मूला होता है आपका सोडियम कार्बोनेट .10H2O। अब धोने का है तो दो उपयोग तो आपको पता है। एक उपयोग तो आप कह सकते हो कि हाँ धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है ये, तो सोडियम इसका कांच और साबुन और कागज़ उद्योगों में सफाई के लिए होता है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट है बोरेक्स बनाने के लिए। सोडियम और यौगिक उत्पादन बोरेक्स में इसका यूज़ होता है। इसका उपयोग घरों में भी साफ़ सफाई के लिए होता है और जल की कठोरता को दूर करने के लिए, ये इम्पोर्टेंट है, जल की कठोरता को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर है सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं और मीठा सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग खाने की चीज़ों को मुलायम, स्पंजी और खस्ता बनाने के लिए करते हैं। इसके साथ अगर टारटरिक एसिड मिला दिया तो बेकिंग पाउडर बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो है, अगर हम बात करें बेकिंग पाउडर, उसमें बहुत अंतर होता है। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ये आपको पता होना चाहिए। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा में जब हम टारटरिक अम्ल मिलाते हैं तब बनता है और बेकिंग सोडा सिर्फ NaHCO3। तो मुलायम, स्पंजी, खस्ता बनाने के लिए करते हैं। और क्षारीय होने के कारण ये पेट में जब अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो उदासीन करके राहत पहुँचाने का भी काम किया जाता है। इसका रिएक्शन शॉर्ट्स में दिया हुआ है, आप देख लो कितना अच्छा रिएक्शन है। तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले उठते हैं टेस्ट ट्यूब में। फिर इसका उपयोग शीघ्रता से खाने को पकाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। और इसका उपयोग सोडा अम्ल, अब आपको पता है सोडा के साथ जब ये एक सोडा है और अम्ल के साथ इसका अभिक्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और ये एक अग्निशामक गैस होती है, ये आग को बुझाती है। ऑक्सीजन गैस आग को जलाने में हेल्प करती है, कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने में। तो इसलिए इसका इस्तेमाल सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। तो ये 4 उपयोग हैं, 4 में से कोई 2 आप अच्छे से याद कर लो, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। मतलब बेकिंग सोडा और जो धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा जैसे कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर आपने अभी तक नहीं किया इसको कर लो, और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करो, कुछ सजेशन हो तो भी कमेंट कर सकते हो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, like, subscribe Science GB and all the best for class 10th.